नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजस्थान की सियासत अब वाकई अपने असल शबाब पर आ चुकी है। जिस तरीके से अभी तक केवल चर्चाएं होती रहती थी कि हां, राजस्थान के विधानसभा चुनाव साल 2023 के आखिर में होने वाले हैं, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त बिल्कुल करीब आता जा रहा है, उसी तर्ज पर अब नए नए रंग नजर आने लगे हैं। अब देखिए, एक तरफ जहां ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, एआईसीसी ने कल अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर जो एक वीडियो पोस्ट किया और जिसमें सूबे के मुखिया अशोक गहलोत को मारिया के किरदार में दौड़ते हुए दिखाया गया और आखिर में टैगलाइन लिख दी गई, गहलोत फिर से 2023 टू 2028। यानी सीधा सीधा सियासी मैसेज कि राजस्थान की राजनीति में अब क्या होने वाला है और विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, शायद यही दर्शाने की कोशिश की गई। और इधर दूसरी तरफ कल शाम जिस तरीके से अशोक गहलोत ने विधानसभा में 19 नए जिलों का जो ऐलान किया, वो वाकई एक अशोक गहलोत का मास्टर स्ट्रोक कहा जा सकता है। और जिस तरीके से राजस्थान की राजनीति में अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर जो सियासी जंग छिड़ रही थी, सियासी चर्चाएं चल रही थी अभी तक, क्या ये माना जाए कि क्या उन सियासी चर्चाओं पर अब विराम लग जाना चाहिए? क्या ये माना जाए कि अब राजस्थान की आम आवाम को लुभाने के लिए जिस तरीके से गहलोत बिल्कुल फ्रंट पर आ चुके हैं, तो क्या वो कामयाब हो पाएंगे? आज की हमारी चर्चा का विषय यही है और इसी मुद्दे पर बातचीत होगी। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील आसोपा जी। आसोपा साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और क्या देखते हैं कि आप किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं कि ये जो वीडियो जो कल देखा, जो एआईसीसी की ओर से, और शाम को विधानसभा में अशोक गहलोत का बड़ा ऐलान, और आज दोपहर में गहलोत साहब का दिल्ली टूर, किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, ये तो राजनीति में अब चुनावी साल है, तो ये तीनों चीज़ें कंसेक्यूटिव हो रही हैं, तो राजनीति तो होगी ही। अब कौन किस प्रकार से किस चीज़ को देख रहा है, परसेप्शन क्या बन रहा है जी, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं, ये परसेप्शन दिखाई देता है, जैसे क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैंडल पे वो था जी। अब एक तरफ जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने कहा, यहाँ आकर के वेणुगोपाल जी ने कहा, जब राजस्थान यात्रा शुरू हो रही थी और भारत जोड़ो यात्रा के मध्य में राहुल जी ने कहा कि भाई सचिन पायलट भी एसेट हैं और अशोक गहलोत भी एसेट हैं। भारत जोड़ो यात्रा से जस्ट पहले वेणुगोपाल जी ने सबके हाथ जोड़ करके और तस्वीरें भी बिल्कुल किया जी, ये दोनों हमारे एसेट हैं। इवन अशोक गहलोत जी से भी कहलवाया गया, मान लीजिए, कहा नहीं हो तो कहलवाया गया। तो उसके बाद और एक बार और उन्होंने, जयराम रमेश जी ने कहा कि 2023 का चुनाव हम पार्टी के सिंबल के चेहरे पर लड़ेंगे। बिल्कुल। तो ये एक आश्चर्यजनक मोड़ है। इसका संज्ञान अगर भूलवश आईटी सेल ने उसको अपलोड कर दिया है या जयराम रमेश और सुप्रिया सिनेट की जानकारी में है, और उनकी जानकारी में है, तो क्या उन्होंने खड़गे साहब से परमिशन ली है? और खड़गे साहब से परमिशन ली है तो फिर खड़गे साहब का फिर सार्वजनिक बयान ही आ जाए तो बेहतर है कि भाई यही बिल्कुल राजस्थान में यही होना है। तो फिर राजस्थान की जनता भी क्लियर हो जी। अब इसके बाद अगर वो क्लियर नहीं भी करते हैं और ऐसे ही चलता रहता है, तो निश्चित जानिए कि राजस्थान की जनता ये मान करके ही पोल करेगी कि भाई कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि अगर जीतते हैं तो अशोक गहलोत ही मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर उसके अनुसार जो जनता की इच्छा होगी अपना मत देगी, और वो परिणाम अगर विपरीत आएगा तो कांग्रेस को वो बर्दाश्त करना पड़ेगा, और वो परिणाम अगर
कांग्रेस के पक्ष में आएगा तब तो फिर जश्न मनाना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि भूलवश तो ऐसा शायद संभव नहीं होगा, क्योंकि किसी न किसी प्लानिंग के तहत ये तमाम चीज़ें, जब उसको तैयार भी किया गया है, उस पूरे एनिमेशन में मेहनत भी की गई है, तो केवल एक टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट तो हो सकता है, चलिए भूलवश भी कोई चीज़ आप लिख दें, लेकिन जो तमाम पूरी चीज़ें जो तैयार हुआ, एक वीडियो तैयार हुआ, एनिमेशन तैयार हुआ है। एनिमेशन तो जयपुर में तैयार हुआ जी, उस एजेंसी द्वारा जो कि पीआर का काम कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा था। अच्छा, हाँ, वो अशोक गहलोत जी के या जो भी संबंधित प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे वो ऑलरेडी आ चुका था जी, व्हाट्सएप ग्रुपों में भी आ चुका था। वहाँ जाना उसका उस रूप में, खाली उसमें दो चीज़ है, राजस्थान में गहलोत फिर से और गहलोत साहब उस पर वो जो आप जी, बता रहे हो, जी, तो वो कांग्रेस के लाइन से हटके बात है। अगर उसका संज्ञान वो नहीं लेते हैं तो वो उनकी चॉइस है। लेकिन मैं आपसे एक विपरीत प्रश्न करता हूँ जी। आजकल मुझे भी आपने प्रश्नों की इजाजत दे रखी है और चर्चा में रोचकता भी आती होना है चाहिए। कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कितने हैं हमारे यहाँ। बी.डी. कल्ला पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, नारायण सिंह जी बुजुर्ग हो गए फिर भी पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, डॉक्टर चंद्रभान भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। और कल सीईसी की बैठक में देख रहा था, गिरिजा जी बैठी थी, बुजुर्ग जरूर हैं लेकिन वो भी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिल्कुल। लेकिन सचिन पायलट जी का कद तो उन चारों से बहुत अलग है ना। कैसे हो गया भाई? कोई अपने आप उनके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं सचिन पायलट जी के पास या मेरे आपके पास कि वो कद उनका इतना ऊपर उठ गया। वो उनके परिश्रम की वजह से उठा है। जी, जिस दिन 21 जनवरी 2014 को वो 21 सीटों की पाताल लोक पे पहुंची हुई कांग्रेस को संभालने आए थे, उस दिन तो वो इतने लोकप्रिय नहीं थे। उस दिन तो वो खुद ही लोगों को बुलाते थे और मिलते थे और धीरे 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 उन्होंने ढांचा खड़ा किया। तो उपचुनाव दर उपचुनाव वो जीतते चले गए। 163 सीटों की भाजपा के मुंह में से उन्होंने 12 या 15 जिला परिषद छीन ली, 119 पंचायत समितियां छीन ली, तो उससे कद बढ़ता गया उनका। और जिस तरह की सभाएं वो अकेले संबोधित करते रहे उस 5 साल के संघर्ष के दौर में, उसमें ये बहुत सारे नेता पीछे छूटते चले गए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइन लंबी की। यहाँ अगर लाइन किसी की उन्होंने मिटाई नहीं, लाइन यहाँ थी नहीं, 21 सीटों पे कांग्रेस पहुंच चुकी थी। ठीक है, तो और फिर 100 किलोमीटर की पदयात्रा की, वो गोगुदा गए, कहाँ गए, बहुत लंबी फहरिस्त है जी। और नैरेटिव सेट किया वसुंधरा राजे के खिलाफ और एक यूथ चेहरा था, क्योंकि 60 साल के बाद वसुंधरा जी की भी कनेक्टिविटी यूथ से टूट गई थी, अशोक गहलोत साहब की टूटी हुई थी। वो अपनी एआईसीसी की चैनल के थ्रू वापस मेन स्ट्रीम में आ गए और वो मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन वो जनता का जो अफसोस है, जनता का जो दुख है, दर्द है, पीड़ा है, वो आज तक कायम है। इस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। वरना यही बी.डी. कल्ला क्यों नहीं बोलते कि भाई मेरा चेहरा क्यों नहीं, या चंद्रभान क्यों नहीं बोलते कि मेरा चेहरा क्यों नहीं, या नारायण सिंह क्यों नहीं बोलते, या गिरिजा व्यास क्यों नहीं बोलती? क्योंकि सड़क पे आवाज़ सचिन पायलट की आती है, इन चारों की नहीं आती। सड़क पे क्यों आती है? एक यूथ है वहाँ पे सड़क पे, बुजुर्ग तो घर के अंदर बैठा है, यूथ सड़क पे है। तो क्या है, जब आप सचिन पायलट जी की बात कर रहे हैं, तो क्या अब ये माना जाए कि ये जो मैसेज इंस्टाग्राम पर एआईसीसी ने जो डाला, तो क्या अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी कि कुछ न कुछ जिम्मेदारी, बड़ी जिम्मेदारी मिलनी चाहिए, मिलने वाली है, यहाँ का यूथ चाहता है, तो क्या यूँ कहें कि एआईसीसी ने राजस्थान के यूथ के सपनों को धूमिल कर दिया? मैं इस पर कोई टिप्पणी करना उपयुक्त इसलिए नहीं समझता कि दो चीज़ें हैं। युधिष्ठिर ने जब जुए में दांव लगाया, तो दांव लगाने की पावर किसकी थी? उनकी। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव की नहीं थी। उन्होंने द्रौपदी को भी लगा दिया। अपना पूरा ऐश्वर्य, राजवंश जो था, जो रजवाड़ा था, जो उनका जो भी सल्तनत थी, उसको भी दांव पे लगा दिया। दांव पर लगाने का अधिकारी कौन था? युधिष्ठिर थे। दांव पे लगा दिया। तो उनके साथ
जंगल में किनको जाना पड़ा? उन सबको, जिनका कोई दोष नहीं था। इसलिए ये तो पार्टी को कहाँ ले जाना है ये तो नीति निर्धारक तय करेंगे। हम तो नकुल सहदेव से भी पीछे वाली सेना है, अगर वो सबसे आगे वाले डूबेंगे तो हम भी डूब जाएंगे उनके साथ। अब वो डूबने का निर्णय ले रहे हैं या तैरने का निर्णय ले रहे हैं, विजडम तो उनका काम करेगा। नहीं, लेकिन चूंकि राजस्थान की जो राजनीति है उससे आप भी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, आपका एक लंबा अनुभव रहा है पीसीसी में भी, आप तमाम नेताओं से, तमाम कार्यकर्ताओं से, आम पब्लिक से, सबसे आपका जुड़ाव भी रहता है। उस आधार पर क्या माना जाए कि हाँ अभी कुछ उम्मीद बाकी है, या अब उनको भी, पायलट को भी इन्होंने सीधे तौर पर आईना दिखा दिया या उनको लौटा रहे हैं? कहानी क्या है? ये कहानी किसी को मालूम नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस को 125 प्लस सीटें जीतनी है और सरकार वापस बनानी है तो उसका एक ही तरीका है कि सोनिया गांधी जी, जिन्होंने 3 बार अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाया, और उन सोनिया गांधी जी ने उदयपुर चिंतन शिविर में खुला आह्वान किया कि जिन लोगों को बहुत कुछ पार्टी ने दे दिया वे अब त्याग करके पार्टी के लिए बिल्कुल आगे काम आने करें। जी। तो अशोक गहलोत जी अच्छे इंसान हैं, अच्छे दिल के आदमी हैं, भ्रमित हो गए होंगे। सचिन पायलट जी के प्रति कोई उनको नाराज़गी हो गई है, बढ़ गई है, एक पीक पे पहुंच गई है। तो कोई नाराज़गी भी पीक पे पहुंच जाए तो उसकी ढलान भी आनी चाहिए, नहीं तो वो ना स्वयं के लिए नासूर बन जाता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो ऐसा करें कि वो सोनिया जी की उस अपील को सुने और सुन करके खुद हाथ पकड़ें सचिन पायलट जी का और जाएं दिल्ली और कहें कि ये मैं ले आया इनको मुख्यमंत्री बनाओ, मैं इनके पीछे हूँ, इनकी हर सभा में साथ रहूँगा और मैं कहूँगा कि ये भविष्य का नेता है, इसको वोट दीजिए, तो 125 सीट मैं लिख के देता हूँ कांग्रेस की पक्की है। तो ये चीज़ लगती है कि पिछले दिनों जो बयानबाजियों की इतनी लंबी फहरिस्त जो चीज़ हुई थी, उन सारी चीज़ों को देखते हुए, उन सारी बातों को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि वो पल आने वाला है कभी, या आ सकता है? राजनीति असंभावनाओं को संभावनाओं में बदलने का खेल है। आदमी का हृदय परिवर्तन कब हो जाए, कब उसके मन में से सारा गुस्सा शांत होकर वो सन्यासी बन जाए, कुछ पता नहीं लगता। लेकिन जब पब्लिक डोमेन में आप सारी चीज़ों को क्लियर कर देते हैं, फिर अगर आप उन चीज़ों को वापस समेटना चाहते हैं? मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में, अपने पड़ोसियों के जीवन में, मोहल्ले गली में जब ऐसे उदाहरण देखे हैं कि जिनसे वर्षों तक संवाद नहीं करते थे, बोलचाल नहीं करते थे, आमने सामने सामाजिक समारोह में मिलते थे तो कन्नी काट लेते थे, आज उनके साथ ही बैठ करके गांव की, कस्बे की, मोहल्ले की, समाज की राजनीति की चर्चा करते हैं, खुले मन से करते हैं, आते हैं, जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बैठते हैं। तो क्या असंभव है? जब ये संभव है तो वो भी संभव है। लेकिन कई बार लगता है कि सामाजिक हिसाब अलग होता है, और राजनीति में जहाँ पर जो सब कुर्सी की जो जंग चलती है, क्योंकि शायद राजनीति में हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मेरा प्रमोशन हो, मुझे फला कुर्सी मिले, अब ऊपर वाली मिले, अब उसके ऊपर वाली मिले, और जाहिर सी बात है वो उसका एक अधिकार भी होता है अगर काम करता है तो। लेकिन जो चीज़ें आप बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल आप बता रहे हैं, वो क्या पॉलिटिक्स में कोई ऐसे आपके पास एग्जाम्पल याद है, कोई पुराना आपको कोई ध्यान हो? 20 कोई एक जो लोग सामने बैठे हैं उनका उदाहरण देता हूँ जी। लालू प्रसाद यादव 1989 में राजीव गांधी जी के इतने बड़े आलोचक थे और उन्होंने खुली आलोचनाएं की, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, सोनिया गांधी जी का भी नाम लेकर के वो अपने भाषणों में जैसे उनकी मजाक उड़ाने की आदत है वो करते थे। आज उसके बाद यूपीए 1 में वही लालू प्रसाद यादव सोनिया गांधी जी के पीछे खड़े थे और 10 साल तक उन्होंने कहा कि नहीं, सोनिया जी जो कहेंगी वो हम करेगा, कहे कि नहीं कहे। और आज उनका लड़का भी राहुल गांधी जी के पीछे खड़ा है कि नहीं खड़ा है। ठीक है, उनकी सीटें ज़्यादा, हमारी कम है, वो तो बिहार की राजनीति का सवाल है। आप डीएमके का उदाहरण ले लीजिए, डीएमके की सरकार करुणानिधि की कोई राजस्थान का एग्जाम्पल है, कोई पुराना, कोई आपको याद हो? राजस्थान के भी आपको अब गहलोत साहब को लेकर के छोड़ दीजिए तो आपको उदाहरण मिलेंगे कि भाई दलों को छोड़ करके जो लोग आए, आप ये ले लीजिए ना, मधुसूदन मिस्त्री आरएसएस के रहे हैं और कांग्रेस के चुनाव प्राधिकरण के अध्यक्ष
बने हैं आपके, और ऐसे कितने ही नेता आपको और मिल जाएंगे। लेकिन जो इस तरह की जो लड़ाई, जो खींचतान वाले माहौल के बाद में मिलना, हाँ, वो शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मुश्किल चीजें हो जाती हैं। मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ बिल्कुल कि अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी दोनों ही परिपक्व नेता हैं, बिल्कुल। इसमें कोई किसी को शक नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट जी की जो वाणी का ओज है वो इस बात को सिद्ध करता है कि वो परिपक्व हैं। क्योंकि शायद जनता और कार्यकर्ता आज भी इस चीज़ को शायद चाहते हैं। और इसका एग्जाम्पल हमने कुछ दिनों पहले, लगभग 15-20 दिनों पहले भी देखा था, आपने भी देखा होगा कि कुछ पोस्टर्स लगे थे जयपुर के कई हिस्सों में, जहां पर सीधे तौर पर लिखा था सचिन गहलोत और अशोक पायलट। अच्छा, मेरी जानकारी में नहीं आया। पोस्टर बने हुए थे, बाकायदा पोस्टर, होली के मौके के अवसर पर वो पोस्टर लगे हुए थे, और वहाँ पर शायद उन दोनों को, नाम को जो मिक्स करके उन पोस्टरों पर लगाया गया था, तो शायद ये माना जाए कि हो सकता है कि कार्यकर्ता और जनता भी इस चीज़ को चाहती है। मैं स्वयं चाहता हूँ कि आज वैभव गहलोत जी में और सचिन पायलट जी में क्या अंतर है, अशोक जी के लिए होना नहीं चाहिए। और जब कांग्रेस के लिए आपके कार्यकर्ता सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं, तो गहलोत साहब को बड़ा दिल दिखा करके और मतलब सौंप देनी चाहिए ना, अच्छा ये जनता के हित में है, कांग्रेस के हित में, मैं ये करना चाहता हूँ, तो फिर वो लार्जर देन लाइफ उनकी इमेज हो जाएगी, मतलब कांग्रेस के लिए एक तरह से भगवान की तरह पूजे जाएंगे। लेकिन अब समय कितना बाकी है आपके पास में, और तमाम जो माहौल बन चुका, तमाम रोज़ रोज़ कुछ न कुछ चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, और अब जिस तरीके से नए ज़िले भी इन्होंने बना दिए, बयान भी ये अक्सर होते थे कि कांग्रेस को हम रिपीट कराएंगे, तो क्या आप लगता है कि ये जो तमाम जो ऐलान हुए महिलाओं के लिए, ज़िलों के लिए, संभाग के लिए, अब इससे कांग्रेस को वापस कोई राजस्थान में मजबूती मिलकर रिपीट कर पाएगी? किसी भी नेता का नाम लिए बिना, किसी भी पार्टी का नाम लिए बिना, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ 1977, 1989, 1991, 1998, 99, 2004 और 2014, इनमें जो सरकारें बदली, तो जो हारी सरकार, जो सरकार हारी, अनेक दलों की सरकार हारी, वाजपेयी जी की हारी, मनमोहन सिंह जी की हारी, और वाजपेयी जी की हारी, मनमोहन सिंह जी की हारी, उससे पहले आपके नरसिम्हा राव जी की हारी, और नरसिम्हा राव जी की जीती, राजीव जी की अकस्मात हत्या हो गई, नहीं तो वो प्रधानमंत्री बनते, और राजीव जी की गई, इंदिरा जी की गई, फिर इंदिरा जी की वापस आई, जनता पार्टी की गई, तो जनता पार्टी की जो गई उसमें 2 रुपए किलो चीनी थी, चरण सिंह ने 6 महीने में 5 रुपए किलो वाली चीनी 2 रुपए किलो ला दी, और चीनी राशन से मिला करती थी। वोट तो नहीं दिए लोगों ने, परसेप्शन। इंदिरा जी के समय इमरजेंसी थी, नेता जेल में थे, लेकिन जनता को डिलीवरी, मैं कॉलेज में पढ़ता था, एक दिन की हड़ताल नहीं हुई, रेलवे सेकंड मिला लो आप, मिनट मिला लो कि टाइम पे है ट्रेन, इमरजेंसी टाइम में, तो जनता को तो कोई कष्ट नहीं था ना, लेकिन परसेप्शन कि भाई तो इमरजेंसी लगा दी, नेताओं को जेल में भेज दिया, हार गए। बोफोर्स में राजीव जी का कोई दोष नहीं, बाद में सिद्ध भी हो गया, परसेप्शन बना दिया कि साहब बोफोर्स में भ्रष्टाचार हुआ है। और एक और मजे की बात, इतनी चालाकी से परसेप्शन बनाया, 64 करोड़ रुपए वाइंडिंग अप चार्जेस बताए जाते थे, उसमें 28 करोड़ क्वार्टर जी को मिले, बाकी 36 करोड़ किनको मिले, विन चड्डा और वो एक फैमिली और है उनको मिले। विन चड्डा तो हिंदुजा और विन चड्डा दोनों को मिले। हिंदुजा तो वाजपेयी के परम मित्रों में से थे, किसी ने वाजपेयी तो उंगली नहीं उठाई। तात्पर्य परसेप्शन होता है। तो क्या है कि राजस्थान में एक परसेप्शन बन चुका है। अब क्या बन रहा है परसेप्शन? परसेप्शन ये है कि राजस्थान का जो युवा है वो या तो करेगा मोदी मोदी मोदी, या करेगा आई लव यू आई लव यू, आई सचिन पायलट आई लव यू, ये करेगा। यानी सब कुछ बेकार है। नहीं, इस बेकार और बिना बेकार का कोई सवाल नहीं है। आपके पास घर में 10 ड्रेस है, कोई एक ड्रेस तो आप पहन के ही आओगे ना, तो बाकी 9 बेकार थोड़ी है।
मतलब बेकार सरकार का जो बजट होता है उसमें कुछ न कुछ, मेरा मतलब यही कहने का था कि बोफोर्स का परसेप्शन हुआ। लेकिन उस टाइम पर राजीव जी के 5 साल में जितना रिकॉर्ड तोड़ काम हुआ इस देश में, और 21वीं सदी के लिए देश को जिस तरह तैयार किया गया, वो सब उस परसेप्शन ने धो दिया, उस परसेप्शन ने धो दिया उसको। तो क्या लगता है कि राजस्थान में अब रिपीटेशन हो पाएगा? एक ही तरीका है, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बने अशोक गहलोत जी की इच्छा को साथ लेकर के, मतलब बनाए जाए, अशोक गहलोत जी को मनाया जाए, वो माने, अपनी इच्छा से स्वेच्छा से आगे आके कहें, और फिर उस टीम को वो साथ लेके पायलट जी बने चलें। और तो जो लोगों की इच्छा है कि हम तो पायलट को मुख्यमंत्री देखने के लिए वोट दिया था, वो एक टर्म उनको देखना चाहते हैं, और उसका फायदा भी है कि वो एक टर्म अगर एक युवक प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएगा 2023 में जीत करके, तो अगली जनरेशन, कांग्रेस में भी एक और जनरेशन तैयार हो जाएगी, और बीजेपी भी नई जनरेशन के पास चली। अगर ऐसा नहीं हुआ और जो तमाम जो चीज़ें, माहौल जो चल रहा है, गहलोत साहब भी लगातार घोषणाएं की हैं, कई ऐलान किए हैं, अच्छे भी हैं, कई लोगों की सुविधाओं के लिए भी हैं, तो क्या इसका फ़ायदा अशोक गहलोत को मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए साहब, ये तो परसेप्शन का मामला है। मेरा को परसेप्शन कुछ और हो सकता है, आपके फोटोग्राफर का परसेप्शन कुछ और हो सकता है, पर मेरा ये मानना है कि जो युवा वर्ग है 18 से 28 साल वाला, वो तो सड़क पे है, उसको तो रीट याद है, उसको तो पेपर लीक याद है, उसको बेरोजगारी याद है, क्राइम जो बढ़ रहा है वो याद है, घर जो बना रहा है उसको बजरी का बेतहाशा बढ़ी हुई कीमत याद है, और जो कुछ अखबारों में जिस तरह की चीज़ें छप रही हैं वो सब बोलना अच्छा नहीं है, उससे भी तो परसेप्शन बिगड़ता भी तो है। और वो युवा को इससे कोई मतलब नहीं है कि उसके घर पे 700 रुपये या 1000 पेंशन आ रही है। वो तो इतना होशियार हो गया है कि अपनी पेंशन लेने वाली दादी को वोट दिलाने जाएगा ना, तो अपनी इच्छा वाली जगह वोट दिलाएगा। तो इस बार भी ऐसे ही कुछ होने तो यूथ, आप यूथ को स्विच ओवर ही नहीं करना चाहते हो। आप बिलीव करिए, मेरे दोनों बेटों से मैं अभी किसी काम से गया था, एक कोई जगह देखने के लिए, तो जगह देखने के लिए जाने के लिए उनको पूछने की मुझे क्या ज़रूरत है। मैंने उनको फ़ोन किया, कॉन कॉल पे दोनों को लिया कि भाई ये कुछ प्रपोजल है, 2 प्रपोजल हैं, तुम कहो तो मैं देखाऊं। तो बोले हाँ देखाओ, वीडियोग्राफी कर लेना, हमें भेज देना। आ गया ना एक इनपुट, वीडियोग्राफी कर लेना, हमें भेज देना। मेरे तो दिमाग में नहीं आती, क्योंकि मेरे पर वो दिमाग नहीं है वैसा। दे आर शार्प, दे आर इंटेलिजेंट, इसलिए यूथ को सौंपना जरूरी है। यानी जब तक यूथ को साथ नहीं लेंगे, जब तक। सर, देश की, राजस्थान की औसत आयु 26 है, 26 साल है। भारत की औसत आयु 28 साल है। मोदी बुजुर्ग है, लेकिन उसने यूथ को अट्रैक्ट दूसरे कारणों से कर रखा है। उसने कांग्रेस की जो छवि बिगाड़ी है, गलत काम किया है, देश के लोकतंत्र की हत्या है ये। अपने विपक्षी नेताओं की गलत तरीके से छवि बिगाड़ना, पर बिगड़ तो गई। चलिए सर, आखिरी सवाल कि अब ये तमाम हालातों को देखते हुए हमने लंबी अच्छी चर्चा की, अब एक फाइनल एक बात कि अगर यही चीज़ें चलती रही तो आने वाले वक्त में, अब चूँकि सचिन पायलट भी अभी चुप हैं, उनका भी कोई इस पर कोई रिएक्शन नहीं है, 19 ज़िले बने उसके बाद भी उनका कोई रिएक्शन नहीं, वो वीडियो जारी हुआ उस पर भी कोई रिएक्शन नहीं, तो क्या लगता है कि आने वाले दौर में, आने वाले दिनों में पायलट खेमे के जितने भी यूथ जो जुड़े हुए हैं, क्या उनका कोई रिएक्शन हो सकता है इस एक्शन पर? मैं हमेशा किसी भी चर्चा में एक बात हमेशा कहता हूँ, पायलट खेमा कोई चीज़ नहीं है। पायलट के साथ प्रदेश में एक ऐसी जनता का दृश्य सपोर्ट सिस्टम है जो दिखाई नहीं देता है। वो केवल चुनाव में काम करता है। 2018 में उसने काम करके दिखा दिया कांग्रेस को, 2023 में वो क्या करेगा ये तो अब आप कोई सार्वजनिक रूप से कहने की ज़रूरत नहीं है। सचिन पायलट जी को मौका नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा ये बच्चा बच्चा जानता है। तो देखिए, कुल मिलाकर
सूबे की जो सियासी जो कहानी है वो इस समय बिल्कुल पीक पॉइंट पर हम मान सकते हैं, बिल्कुल एक उस मुकाम पर मान सकते हैं जहां पर अगर आपने सही कदम बढ़ाया, सही डिसीजन लिया, तमाम हालातों को देखा, लोगों की सोच को देखा, उनकी राय को देखकर अगर आप कोई निर्णय लेते हैं तो शायद वो किसी भी राजनीतिक दल के लिए या नेता के लिए ठीक हो सकता है। और जाहिर सी बात है कि यूथ का वोटिंग परसेंटेज और यूथ का शार्प माइंड, इसमें कोई किंतु परंतु वाली बात ही नहीं है। वो ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से इन चीज़ों को लेते हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो सियासी हालात बने हैं वो इस समय थोड़े से टिपिकल हैं। और अब देखना होगा कि जो कुछ वक्त बाकी है आने वाले दिनों में क्या कोई बड़ा डिसीजन होता है, या फिर एआईसीसी ने जिस तरीके से अपना एक पैगाम जो जारी किया राजस्थान की राजनीति के लिए, राजस्थान कांग्रेस के लिए, क्या वो फाइनल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया आसोफा साहब हमसे बातचीत के लिए, अपना अनुभव साझा करने के लिए। नमस्कार।